देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ आज तेज खबर 24 को। अब देखिए नए क्लेवर में हम लेकर आए हैं नया एपिसोड फेस टू फेस। मैं हूं प्राची। फेस टू फेस में हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपका आमना सामना। मैं हूं अंशिका। हम आपको दिखाएंगे मेहमानों की कहानी और सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। मैं हूं आरिफ। हम आपको कराएंगे अधिकारियों, नेताओं और समाज के उभरते लोगों से रूबरू। मैं राहुल। हम आपको दिखाएंगे ऐसा सच जिसे आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। तो आइए चलते हैं और करते हैं फेस टू फेस। हेलो फ्रेंड्स, तेज खबर 24 से मैं हूं आपकी होस्ट प्राची पांडे। आज हम आए हैं अपने नए मेहमान नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के पास। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ निजी बातें और उनके राजनीतिक सफर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, तेज खबर 24 से मैं हूं आपकी होस्ट प्राची पांडे। आज हम आए हैं अपने नए मेहमान नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के पास। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ निजी बातें और उनके राजनीतिक सफर के बारे में। सर, तेज खबर 24 फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेज खबर 24 को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से निष्पक्ष हो करके जनता की आवाज़ों को सबके सामने उठाता है यह चैनल, उससे इस पे इनकी जो भी न्यूज़ दिखाता है ये चैनल आपका, इस पे लोगों की विश्वसनीयता है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह निष्पक्ष हो करके इस चैनल को चलाएं और जनता के सामने वास्तविकता जो भी है, शहर की समस्याएं जो भी है, उसको आप प्रकाशित करें। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपके माता पिता क्या करते थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। मेरी शिक्षा दीक्षा 8वीं तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं फिर बिंद शिक्षा मंदिर से 11वीं पास किया। उसके बाद मैं नागपुर पॉलिटेक्निक करने गया। 1 वर्ष ही पढ़ पाया कि कुछ घर में ऐसी दिक्कत आई कि मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने रीवा से आपके BA TRS कॉलेज से किया और BA प्रथम वर्ष मैंने TRS कॉलेज से किया। फिर मुझे बचपन में की एक बीमारी थी, प्लोरेशी आ गई, तो मैं फिर पढ़ नहीं पाया। पत्राचार के माध्यम से हमने भोज विश्वविद्यालय से फिर BA की डिग्री प्राप्त की। आपके माता पिता क्या करते थे। मेरी माता हाउसवाइफ है, पिता हमारे शिक्षक थे और 4-5 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया। माता जी भी हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि को आपने पूछा तो मेरे बाबा जी सन 1952 में सांसद थे और उनका भी 7-8 वर्ष पहले निधन हो गया। आप राजनीति में कैसे आए, मतलब पहले से आप इच्छुक थे या फिर बाद में आने का विचार हुआ, कैसे आप राजनीति में आए। राजनीति में आने की ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी। बचपन में थे, दोस्त यार थे, सब छोटे छोटे थे, सब लोग घूमते फिरते। महाराजा पुष्पराज सिंह जी से मुलाकात हुई, फिर उनके साथ धीरे धीरे राजनीति में आए। फिर यूथ कांग्रेस की भी राजनीति थी, धीरे धीरे हो गया राजनीति में आते गए। फिर पार्षद का टिकट मांगा, नहीं मिला था, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत के आया, विपक्ष की भूमिका अदा की। उसके बाद वार्ड आरक्षित थे। 2014 में मैं वार्ड क्रमांक 25 से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा, क्योंकि जब 2004 से 2009 तक था मैं पार्षद था, तो मैंने ये देखा उस समय भी कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों में ज़्यादा रुचि लेती है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, उस समय मंत्री थे, उन्होंने जिस तरह विकास के कार्य को किए, तो मुझे लगा अगर पार्षद का चुनाव हम जीत के आते हैं तो वार्ड की समस्याएं हैं, उनका निदान करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहाँ पे हम अपने
लोगों की समस्याओं का निदान किया। तो मैंने 2014 और उसके बाद में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ। जैसे कि आपने बताया कि आपके दादाजी भी राजनीति में थे, तो क्या उनसे आपको प्रेरणा मिली राजनीति में आने की? उनसे प्रेरणा एक चीज़ की ज़रूर मुझे मिली। जब 2004 में मैंने पार्षद का कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, मुझे टिकट नहीं मिली, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा था। तो उन्होंने बुला के मुझसे एक ही चीज़ कही थी कि बेटा तुम चुनाव मत लड़ो, राजनीति में मत जाओ, अपने घर के काम करने में बहुत लोगों देखो। पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ, उनकी जो दिलाई गई शपथ है उनको पूरा करूँ। उन्होंने पहली शपथ दी थी कि जनता से किए हुए वादों को मुकरोगे नहीं। उनका अगर तुमको चुनाव जिता के लाते हैं तो उनके जो काम हैं उन पे खरे खोटे उतरने का प्रयास करोगे। दूसरा उन्होंने कहा था जीवन में रिश्वत मत लेना। अगर 1 रुपये का तुम अगर घूस खाते हो तो ये तुम मान लेना कि तुम अपने बाबा जी का मांस खाए हो। इन 2 चीज़ों को लेके मैं चल रहा हूँ। सर, जैसे कि आप पहले कांग्रेस में थे, आप कांग्रेस से पार्षद भी रहे, फिर ऐसा हाँ, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी में आ गए? क्या पद की लालच में आए या कोई और वजह थी? नहीं, 2004 में मैं निर्दलीय पार्षद चुनाव जीता ही था। 2014 में आया तो भी मैंने आपसे बताया ना कि 2004 से 9 के कार्यकाल में जब मैंने देखा कि काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भी जुड़ा, देखा रीवा के जो क्षेत्रीय विधायक उस समय मंत्री थे, आजकल क्षेत्रीय विधायक हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके कार्य की शैली को देख के उनसे प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जैसे कि चर्चाएं रहती हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी गुटबाजी है, क्योंकि जिला अध्यक्ष के साथ अलग लोग नजर आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के साथ अलग लोग नजर आते हैं और आप अक्सर राजेंद्र शुक्ला रीवा विधायक के साथ नजर आते हैं। तो क्या आप बीजेपी के गुट में हैं या फिर राजेंद्र शुक्ला के गुट में हैं? देखिए, बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल मेरा कि मैं राजेंद्र शुक्ला जी के साथ दिखता हूँ, तो मैं शहर की राजनीति करता हूँ, नगर निगम विधायक हूँ, जहाँ विधायक जी का प्रोग्राम होता है वहाँ भी रहता हूँ, जहाँ सांसद जी का प्रोग्राम रहता है शहर में मैं वहाँ भी रहता हूँ, जहाँ पे जिला अध्यक्ष जी का प्रोग्राम होता है बुलाते हैं मैं वहाँ भी रहता हूँ, संगठन में भी जहाँ बुलाया जाता रहता हूँ। मैं शहर की राजनीति करता हूँ, तो ऐसा तो कोई गुटबाजी है नहीं। नगर निगम परिषद अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं और अब आप उन्हें कैसे निभाते हैं? परिषद अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र नीचे से प्रस्ताव आते हैं, MIC से प्रस्ताव आते हैं, आयुक्त के प्रस्ताव आते हैं, कुछ पार्षद लोग अपनी समस्याएं लाते हैं तो उसको पहले प्रश्न में हमको देते हैं, फिर उनको सबको लेकर के परिषद में वो सब विषय आते हैं और फिर उन विषयों पर चर्चा होती है और फिर सर्वसम्मति बहुमत के आधार पर उनको पारित किया जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की कितनी सीटें आएंगी? जो कि जिले में, जो कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था 8 सीटें भाजपा की थी, इस बार आने की कितनी संभावना है? 8 की 8, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि हम एक भी सीट हारेंगे। हमारी 8 की 8 सीटें आएंगी। हमारे सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतेंगे क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा नेतृत्व है। केंद्र में हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, प्रदेश में श्री शिवराज सिंह जी चौहान जैसा नेतृत्व है। ऐसे नेतृत्व को जनता नकारती नहीं है और ज़्यादा मतों से इस बार हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे। जैसे कि आपने नेतृत्व की बात की अभी, तो विधानसभा अध्यक्ष आपके हैं, विधायक आपके हैं और सांसद आपके हैं, तो 25 सालों से महापौर की सीट में, मतलब महापौर की कुर्सी आपके खेमे में थी, तो कहाँ पे से चूक हो गई कि महापौर की कुर्सी कांग्रेस के खेमे में चली गई? क्या आपसी गुटबाजी या आपसी खींचतान के चलते यह हुआ है? ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपसी गुटबाजी थी। अब हम चुनाव किन कारणों से हारे, आज भी हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है हमसे कहीं कुछ गलतियां हुई हों जिसको जनता ने हमको सबक सिखाने के लिए एक थोड़ा सा प्रयास किया हो कि आप अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तो हो सकता है जनता ने ऐसा किया हो, पर गुटबाजी कहीं नहीं थी। ये जो भाजपा की विकास यात्रा शुरू हुई है, तो क्या ये वास्तव में विकास की यात्रा निकाली जा रही है या फिर भाजपा के प्रचार प्रसार की यात्रा है? ये विकास यात्रा 2 मायनों में निकाली जा रही है। एक तो 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, इन बीच में कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार को आप छोड़ दो तो 20 वर्ष हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हो गए। इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में ये शिवराज सिंह जी योजना लेके आए हैं कि हमने क्या क्या काम किए। तो हम अपने शहर में, अपने ज़िले में क्या क्या काम किए, एक उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने क्या उपलब्धियां शहर को, अपने ज़िले को दी। दूसरा, बीच में हम जो भी लोगों की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनका वहीं त्वरित निदान भी होता है।
जैसे किसी का पट्टा रह गया है, किसी के गरीबी रेखा कार्ड नहीं बन पाया है, किसी को खाद्यान्न पर्ची नहीं मिल पा रही है, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं आ पाते, जो सयाने लोग हैं तो उनको खाद्यान्न नहीं मिल पाता, तो उनके जो वारिस हैं उनका शपथ लगवा करके एक फॉर्म आता है उसको करा करके उसका सब करने का निदान करते हैं। छोटी मोटी नाली नर्दे की जो समस्या आती है वहाँ पे वो भी पब्लिक बताती है, उनको भी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप इनका एस्टिमेट बना के तत्काल इनका सेंक्शन करा के इनका टेंडर कराएं। अगर आपसे पूछा जाए कि आगामी विधानसभा में सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन होगा तो आपके जहन में कौन सा नाम होगा? अगर आपको चुनाव के लिए टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? कदापि नहीं। रीवा विधानसभा के लिए जो प्रत्याशी हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनसे उपयुक्त प्रत्याशी अभी मुझे नहीं लगता कि रीवा में कोई मिलेगा और उनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और राजेंद्र शुक्ला जी तो ऐसे व्यक्तित्व हैं, वो तो रीवा विधानसभा तो विंध्य के नेता हैं, वो तो बहुत बड़े नेता हैं और इन 20 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने रीवा शहर की दिशा बदल दी, इतना विकास किया, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कोई भी विधायक कर पाएगा। इतना कर्मठ विधायक मैंने अपने जीवन में, मेरे ग्रैंडफादर भी राजनीति में थे, मैं पर ऐसा कर्मठ विधायक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो सुबह 7 लेकर 10 बजे तक दिन में पूरे अपने जितने भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो भी उनके प्रस्तावित हैं, उनको जाकर जांच करना, उनको अधिकारियों को बुला के काम समय से खिला के नहा फिर जनता से मिलना और फिर उसके बाद रात को 10 साढ़े 10 बजे तक जनता के बीच में रहना, ऐसा कर्मठ प्रत्याशी मैं। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप नगर निगम परिषद अध्यक्ष की कुर्सी में रहते करना चाहेंगे? नगर निगम परिषद अध्यक्ष की कुर्सी में रहते तो देखिए सबके सहयोग से ही कार्य होगा। प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इनके सबके सहयोग से ही होगा। सबसे बड़ी समस्या रीवा में अभी भी बहुत जगह नई बस्तियाँ बन गई हैं, मीठे पानी की है, जिस पे के लिए 158 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गया। हमारे अंदर से कल टेंडर भी लग गया होगा। तो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती पानी की है, सीवरेज की है। सर, ऐसी कोई घटना जो आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते या फिर भूलना नहीं चाहते हैं? एक घटना मेरे जीवन में ऐसी आई कि मैं उसको नहीं भूल सकता हूँ। मेरे विवाह के बाद मेरे एक बेटी हुई थी, उसके बाद मेरे 2-3 पुत्र पैदा हुए और वो नहीं बच पाए। उसके बाद फिर मुंबई में मैं अपनी मिसेज को एडमिट किए और उसी समय मेरे श्रद्धेय गुरु जी स्वामी रामहर्षण दास जी भी एडमिट थे और आकस्मिक मेरे बच्चे के जन्म के 8 दिन पहले उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तब मैंने हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को बतलाया कि गुरु जी नहीं रहे। तब वो फूट फूट के रोने लगी और यही बोली कि मैंने आज से आपको अभी तक नहीं बताया था। जब हमारे इतने बच्चे खत्म हुए तो हम लोग गुरु जी को सरकार कहते थे। तो सरकार ने बब्बा जी को बुलवाया था, एक नारियल दिया था और बोला था कि ये हमारी मिसेज का नाम उन्होंने अमला रखा था। तो बोले अमला को दे दीजिएगा, खा लेगी, ना खा पाएगी तो नारियल वेंकटेश को दे देगी। उस नारियल के प्रसाद जो सरकार के द्वारा मिला मिसेज को हमारे, वो बतलाई। उसी के बाद ये बच्चा हमारा गर्भ में आया और सरकार के देहावसान के 8 दिन बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ। जहाँ 3-3 बच्चों को खोने के बाद एक बच्चे के जन्म का हर्ष होता है, तो सरकार के जाने पे वो हर्ष नहीं रहा। वो घटना मुझे कभी नहीं, यहाँ मैंने अपने गुरु को खोया। अगर बात आपकी पर्सनल हॉबीज़ की करें तो वो क्या है जो आप अभी भी पसंद करते हैं इन सारी चीज़ों को? पर्सनल हॉबी हमारी दोस्तों के साथ बैठ के गपशप मारना, ये मेरी सबसे पर्सनल हॉबी है। ट्रैवलिंग भी मुझे बहुत पसंद है, पर धार्मिक स्थलों की। आपने अपना व्यस्ततम समय तेज खबर 24 फेस टू फेस को दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भी तेज खबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझ जैसे छोटे से आदमी के इंटरव्यू के लिए मेरे घर तक आया।
मैं तेज खबर का आभारी हूँ। तो यह थे हमारे साथ नगर निगम परिषद के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी। नगर निगम परिषद के संचालन की जिम्मेदारी आपके ही ऊपर होती है। आपसे चर्चा हुई, आपने बताया कि किस तरीके से वह ज़मीन से उठ के इस पद तक पहुँचे हैं और कैसे उनके दादाजी भी राजनीति में थे, कैसे उनको प्रेरणा मिली और इस पद पे होने के बावजूद भी वह अपने गुरुजनों और बड़ों का काफ़ी सम्मान करते हैं। उनके दिल में काफ़ी स्नेह देखने को मिला और कैसे वह अपनी मित्रता को निभाते हैं। अगली बार हम फिर आपको रूबरू कराएंगे अपने नए मेहमान से। तब तक के लिए आप जुड़े रहें तेज खबर 24 के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।